हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रेया ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th हिंदी प्रथम चैप्टर के बारे में। आज की इस क्लास में हम लोग संपूर्ण हिंदी का अर्थ समझेंगे और इस चैप्टर का नाम है बातचीत। इसका संपूर्ण अर्थ आज हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम लोग जानेंगे लेखक परिचय के बारे में पहले जानेंगे। उसके बाद बातचीत का संपूर्ण हिंदी अर्थ जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले बातचीत शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत शीर्षक पाठ के लेखक हैं। और ये मैं आपको पहले बता दूं, 13 हिंदी क्लास 12 100 मार्क्स का है और इसमें 13 चैप्टर जो है गद्य का होगा और 13 चैप्टर काव्य खंड का होगा। तो इसका पहला चैप्टर गद्य खंड का पहला चैप्टर है बातचीत। तो हम लोग पहले इसको देख लेते हैं। बातचीत शीर्षक पाठ के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी। और इनका बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ? तो बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। और इनका निधन और बालकृष्ण भट्ट जी का निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। और इनका निवास स्थान कहाँ था? निवास स्थान इनका है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में इनका निवास स्थान है बालकृष्ण भट्ट जी का। और बालकृष्ण भट्ट जी के माता जी का नाम पार्वती देवी है और इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। और आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा बातचीत शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो आप लगा देंगे बालकृष्ण भट्ट जी। बा से बातचीत और बा से बालकृष्ण भट्ट जी लगा देंगे। और आपको 100 मार्क्स की तैयारी आज इसी सीरीज के माध्यम से आपको करवा दूंगा। प्रत्येक चैप्टर का मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, यानी कि प्रत्येक दिन प्रत्येक चैप्टर का जो है सीरीज में लेकर आ रहा हूं। और आज सीरीज का पहला क्लास है और ये आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। और कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान कहाँ था? तो आप ध्यान रखेंगे इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश इनका निवास स्थान था। और इनके माताजी का नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है और कभी कभी इनके पिताजी का भी नाम पूछ लिया जाता है कि बालकृष्ण इनमें से कौन बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी कौन है? इनमें से कौन बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी हैं? ठीक है। बेनी प्रसाद भट्ट जी याद रखेंगे। और एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, ऐसा समझा दूंगा आज मैं आपको इस क्लास के माध्यम से। संपूर्ण हिंदी अर्थ मैं समझा दूंगा बातचीत का। इतना मजेदार ये बातचीत शीर्षक निबंध है जिसे आप पढ़ के आपको लगेगा कि हाँ आज मैंने पढ़ा था। तो आप चलिए शुरुआत करते हैं। लेखक परिचय के साथ पहले शुरुआत कर लेते हैं। एक एक बात आपको ध्यान से समझना है। चलिए शुरुआत करते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी का मैंने निवास बता दिया। चलिए फिर से शुरू कर लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। और इनका निवास स्थान इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में था। और माता का नाम पार्वती देवी एवं पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। और इनके पिताजी एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन के प्रति रुचि एवं लालसा जगाई। और इनकी जो शिक्षा का जो प्रारंभ हुआ था, प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन इन्होंने किए और 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी और 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किए और 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किए और 1888 में प्रयाग की कायस्थ
पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी थी। ये बालकृष्ण भट्ट जी 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए, लेकिन इनका जो स्वभाव था उग्र स्वभाव के था और जिसके कारण इनको नौकरी छोड़नी पड़ गई और उसके बाद से ये लेखन कार्य पर ही निर्भर रहने लगे। आगे कहता है, पिता के निधन उपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना करना पड़ा इनको, यानी घर में गृह कलह का सामना इनको करना पड़ा। कहता है, पैतृक घर छोड़कर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। और कहता है, रचनात्मक सक्रियता। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से 1870 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव का प्रश्न बन जाता है, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र किसने निकालना शुरू किया था? तो याद रखेंगे, बालकृष्ण भट्ट जी। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। आपसे एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये भी बन जाएगा कि किसने वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की? तो आप बालकृष्ण भट्ट जी को याद रखेंगे। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित किए गए, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग भी हो गए। अगला रचनाएं देखेंगे, कौन कौन सी रचनाएं उन्होंने लिखे थे। पहला है उपन्यास। उपन्यास में है रहस्य कथा, उसके बाद है नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास है, उसके बाद है 100 अजान एक सुजान, उसके बाद है गुप्त बैरी, उसके बाद है रसातल यात्रा, उसके बाद है उचित दक्षिणा, उसके बाद है हमारी घड़ी, उसके बाद है सद्भाव का अभाव। तो उपन्यास के बारे में अक्सर पूछा जाता है, लिखिएगा ध्यान से, 100 अजान एक सुजान क्या है? तो ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे आप, 100 अजान एक सुजान उपन्यास है। और अगला है नाटक। नाटक में इन्होंने लिखे हैं पद्मावती, उसके बाद है किरात अर्जुनीय, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल, दमयंती या दमयंती स्वयंवर। उसके बाद अगला है शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सुन की एक नकल, वृह नला, इंग्लैंड ऐश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य। रेल का विकट खेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाटक, ये आपसे पूछा जाएगा कि रेल का विकट खेल क्या है, तो आपको याद रखना है नाटक है। उसके बाद है बाल विवाह आदि इन्होंने नाटक लिखे। अगला है प्रहसन, जैसा काम वैसा परिणाम इन्होंने लिखे। नई रोशनी का विष, आचार विडंबन आदि लिखे इन्होंने। और निबंध है 1000 के आसपास निबंध, इन्होंने 1000 के आसपास निबंध लिखे थे, जिनमें 100 से ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण थे। भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित हुआ। तो आगे बढ़ते हैं, ये लेखक परिचय हो गया और हम आगे बढ़ते हैं। अगला है बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन नायक रचनाकारों में एक हैं। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से हैं। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रगण्य है। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली, जनधर्मी व्यक्तित्व और
लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप, रंग और मानस दिया। निश्चय ही इस महत्तर युगांतरकारी कार्य में वे एकाकी नहीं थे। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, मेघघन, राम राधा चरण गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकार उनके साथ थे, किंतु यह एक सर्वसम्मत स्थापित मान्यता है कि वे अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और प्रदीर्घ समय तक सुदृढ़ निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्यिक सेवा करते रहने वाले समर्पित साहित्यकार थे बालकृष्ण भट्ट जी। और यह है भारतीय युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में एक, जिनके अनवरत लेखन से भारतेंदु युग का रचनात्मक युग व्यक्तित्व निर्मित हुआ तथा आगे के द्विवेदी युग का मूल आधार निर्मित हो सका। साहित्य केवल कल्पना विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है, कह रहा है, साहित्य केवल कल्पना विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है, अपितु वह जन समूह के चित्त के विकास का संवाहक और जन संस्कृति के विकास प्रवाह का मूर्त वांग्मय उपादान है, जो गहन लोक संप्रति से उपजता और दिशा पाता है। यह बोधपूर्ण प्रधान मान्यता भारतेंदु युग के साहित्य से बनती है और इसके दृष्टाओं में बालकृष्ण भट्ट प्रमुख है। आधुनिक हिंदी नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में नए सिरे से अपनी भाषा और बोधपूर्ण प्रधान मान्यता भारतेंदु युग के साहित्य से बनती है और इसके दृष्टाओं में बालकृष्ण भट्ट प्रमुख है। आधुनिक हिंदी नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में नए सिरे से अपनी भाषा और साहित्य की मौलिक लोकवादी प्रकृति एवं जातीय निष्ठा की पहचान करते हुए तदनुरूप दिशा और प्रवाह देने का कार्य जिन महान लेखकों ने अपनी रचनात्मक गतिविधियों द्वारा संपन्न किया, उनमें भट्ट जी विशेष रूप से स्मरणीय है। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी जो है रचनात्मक गतिविधियों द्वारा संपन्न किया जाने वाला जो है अनेक, यानी कि जो भी अपने साहित्य को, अपनी प्रकृति जो है को बढ़ावा देने का इन्होंने काम किया है और कहता है गतिविधियों द्वारा संपन्न किया, उनमें भट्ट जी विशेष रूप से स्मरणीय है। अगला है, कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे। अपनी अभिरुचि, मानस और प्रतिभा से परिवेश और यथार्थ से संपूर्ण सरोकार रखने वाले लेखक, पत्रकार, उनके गद्य की भाषा और कला की जड़ें भी परिवेश और यथार्थ में ही थी। लोक व्यवहार में बोलचाल, बातचीत और अभिव्यक्ति में मूर्त भाषा और कला ही उनके गद्य का कलेवर बन जाती है। कलेवर का मतलब क्या होता है बताइएगा, ठीक है। कहता है वह नवजागरण और स्वाधीनता संघर्ष का दौर था, जिसमें भीतरी और बाहरी स्वदेशी और विदेशी शक्तियों से टकराव और संघर्ष ही बनकर उभरता है। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे, नाटक और प्रहसन लिखी, किंतु निबंध ही उनकी वह अपनी विधा है जिसमें उनका अभिप्रायपूर्ण स्वदेश लेखन पूरी शक्ति, सामर्थ्य और वैभव के साथ प्रकट हुआ है। सामायिक समस्याओं पर उन्होंने जमकर लिखा है। बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वतंत्र, राजा प्रजा, कृषकों की दुर्व्यवस्था, अंग्रेजी शिक्षा, सुशिक्षितों से सुशिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास आदि विषयों पर उन्होंने खूब लिखा है। विविध मनोभावों और भाषा साहित्य के विषयों पर भी खुलकर लिखा। व्यक्तित्व व्यंजक, आत्मपरक, कलात्मक निबंध भी उन्होंने इतने लिखे कि उनकी संख्या सैकड़ों में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्होंने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव का प्रश्न आपको बन जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने बालकृष्ण भट्ट जी को निबंधकार के रूप में उन्होंने कहा कि अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में उन्होंने किसने रखा, तो रामचंद्र शुक्ल याद रखेंगे।
अगला है, यहाँ प्रस्तुत बातचीत शीर्षक निबंध उनके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करती है। प्रस्तुत निबंध भटजी के बारे में ऊपर कही गई बातों को सहज ही पुष्ट और प्रमाणित करता है। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे बातचीत के बारे में। तो आपको पहले बता चुका हूँ पहले से कि बातचीत शीर्षक निबंध के लेखक बालकृष्ण भटजी हैं और इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन 20 जुलाई 1914 को हुआ था और निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में ये रहते थे। माता का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। इतना याद रखेंगे आप। अब मैं यहाँ से शुरू करने वाला हूँ बातचीत। तो आप बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही मजेदार निबंध है। चलिए शुरुआत करते हैं। कहता है, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी एक है। कहता है, इसे सभी लोग स्वीकार कर लेंगे, अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, जिनमें वाक शक्ति भी एक है। अगर वाक शक्ति हमें नहीं होता तो हम किसी के सामने बोल नहीं पाते और अपने मन में जो विचार है वो अन्य लोगों के साथ प्रकट नहीं कर पाते, है ना। चलिए, कहता है, यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्यों में न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न का सुन सकते। अगर हमें वाक शक्ति नहीं होता तो हम एक दूसरे के साथ क्या मानो इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता और सब लोग लुंज पुंज से हो मानो किसी कोने में बैठा दिए गए होते और अपने सुख दुख को एक दूसरे के साथ बांट नहीं पाते, सुख दुख का अनुभव नहीं कर पाते किसी का, और हम अवाक होने के कारण कुछ कह नहीं सकते किसी को और नहीं सुन सकते थे। वाक शक्ति नहीं होता तो कहता इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। स्पीच का मतलब होता है भाषण से बातचीत का जो निराला है बहुत ही ढंग है, मतलब पता है, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। बातचीत में वक्ता को नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पांव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुण्य वाचन या नांदी पीठ की भांति घरियों तक साहबान मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी प्रस्तुति करावे और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे। कहता है, जहां कोई मर्म या नोक की चुटली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठता। कहता है कि सुनिएगा ध्यान से, कहता है, बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पांव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुण्य वाचन या नांदी पाठ की भांति घरियों तक साहबान मजलिस, चेयरमैन, जैसे स्टेज पे जाने के बाद बोल देते लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे बोलते हैं भाषण को शुरू करने से पहले, तो ये कहता है जिसे करते हैं, ठीक है, बहुत सी स्तुति करावे और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे। यानी भाषण देने से पहले कोई प्रस्तुति देता है तो उससे पहले बोलता है लेडीज एंड जेंटलमैन, है ना, चेयरमैन, ये सब बोलता है, ठीक है। जहाँ कोई मर्म या नोक की गुटगुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा।
जैसे बोलते हैं तो क्या अच्छी अच्छी बात जैसे बोलते हैं भाषण देने में, तालियां बजती है, कोई शायरी बोल देते हैं पहले जाके तो तालियां लोग बजाते हैं सुनकर। इसीलिए वक्ता को खाम ख्वाह ढूंढ कर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो। वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें न कर तल ध्वनि का कोई मौका है, न लोगों के कह कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कहता है हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई टुटली बात आ गई हंस पड़े। जब कोई दो लोग आपस में बातचीत करता है, कोई मजेदार बात आ गया तो क्या होता है, हंस पड़ते हैं। मुस्कुराहट से होठों का केवल फर्क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। स्पीच ऐसा स्पीच होना चाहिए जिससे सुनने वाले श्रोता का क्या हो, जोश आ जाए उनमें, है ना, उनमें जोश और उत्साह आ जाए। स्पीच ऐसा होना चाहिए। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है, कहता है तो घरेलू जो बातचीत होता है वह मन को बहकाने का एक ढंग है। उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है। कहता जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहां बातचीत की भी उनको अत्यंत आवश्यकता है ना। जिसे खाने पीने के लिए क्या होता है, चलने फिरने के लिए क्या करते हैं, जैसे कहता है जहाँ अपनी जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए क्या करते हैं, खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत होती है, वहाँ बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है ना। बातचीत को मजेदार बनाने के लिए कैसे बोले जिससे लोगों को अच्छा लगे, है ना। तो यही होता है, जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पूछा जाएगा किसके जरिए बातचीत जो है भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है, ठीक है। ये मवाद या धुआं जमा रहता है, वह किसके जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है, तो वह आ जाएगा ऑप्शन में बातचीत के जरिए, ठीक है। आगे देखिए, चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वह इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ देते हैं। अक्सर देखिए आपके बड़े बड़े कॉमेडियन घर में अगर कोई व्यक्ति हो, अगर बातचीत 2-3 लोग 4-5 जो भी लोग बैठे हो घर में, कोई काम धंधा न हो तो खाना पीना छोड़ देते हैं और बातचीत में लगे रहते हैं, बोलते हैं खाएंगे बाद में, पहले बातचीत तो हो जाए, ये होता है, ठीक है। कहता अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते। कहता खाना पीना तो बाद में भी खा लेंगे, पहले बातचीत तो हो जाए उसके बाद खाना पीना खा लेंगे, यानी कि कहता है कि, है ना, ये होता है। आगे चलिए बात करते हैं। कहता है रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। एक प्रश्न यहाँ भी बन जाएगा कि रॉबिन्सन क्रूसो को कितने वर्षों के उपरांत मनुष्य का मुख देखने के लिए मिला, तो ऑप्शन में आएगा 15 वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष। तो आपको 16 वर्ष मानना है, ठीक है। चलिए, कहता है कि आगे सुनिए, कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रहा 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। यहाँ भी एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि रॉबिन्सन क्रूसो किसके मुख से एक बात सुनी, तो फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी उन्होंने। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। इससे सिद्ध होता है
कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है। मनुष्य की बातचीत करने का एक शैली है ना, बातचीत करने का एक शैली तरीका है। कई लोगों को आप देखिएगा मीठी मीठी बात बोल बोल कर पैसा कैसे लिया जाता है, उनसे सीखना पड़ता है। कई लोग मीठी मीठी बात बोल बोल कर पैसे ले लेते हैं किसी से, है ना। तो ये होता है। तो बातचीत ऐसे मीठी मीठी बात बोलिए जिससे आपका जो पैसे नहीं भी आने वाला हो तो वो पैसे आपको दे दे। कैसे दे देंगे? आप मीठी मीठी बातें बोलिए, प्रेम की बातें बोलिए, तो आपको हर एक लोग मान्यता देने लग जाएंगे और आपको वह अपना प्रेरणादायक मानने लग जाएंगे। आगे कहता है जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है। कहता है जिनसे केवल पत्र व्यवहार होगा, कैसे बताते हैं। और जो केवल अभी का समय है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का, मान लीजिए कोई पत्र चैट करता है किसी को, मान लीजिए कोई हो, है ना, तो मान लीजिए चैट से करता हो और वह कभी अपने डेस्क जो भी हो, कभी वो उनका साक्षात्कार नहीं हुआ, तो उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती होगी, साक्षात्कार हो उनसे और हम बातचीत करें, ऐसा होता होगा, हाँ। तो कहता अपना आभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। तो जगह आपके सामने मान लीजिए कोई साक्षात्कार सामने में मौजूद हो तो क्या होता है, आप अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं ना। कहता है सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। बात तो सही है, जब तक हम किसी के सामने अगर कुछ नहीं बोलेंगे तो हमारा जो अंदर का गुण दोष कभी कैसे प्रकट होगा। इसीलिए जब तक हम कुछ बोलेंगे नहीं किसी के सामने तब तक हमारा गुण और दोष प्रकट नहीं होगा किसी के सामने। मान लीजिए मैं कॉलेज गया और कॉलेज जाके किसी के सामने कुछ बोलबे नहीं करूँगा तो किसी को पता चलेगा कि मैं कैसा इंसान हूँ? नहीं पता चलेगा। मैं बोलूँगा किसी के सामने कैसा व्यवहार करता हूँ और क्या बोलता हूँ, ये लोग ऑब्जर्व करेंगे कि मैं क्या बोलता हूँ। तो यही होता है ना, तो यही होता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो लोग ऑब्जर्व करेंगे हमारी बातों को कि ये क्या बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है या बुरा बोल रहा है, इसके अंदर क्या गुण है क्या दोष है, ये हमारे बोलने से पता चलेगा। आगे कहता है बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। बेन जॉनसन महोदय बताए कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है कि कैसा व्यक्तित्व का आदमी है। तो जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक कोई व्यक्ति कुछ बोलेगा नहीं तब तक उसके गुण और या दोष का साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे आप। चलिए आगे देखते हैं। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। पहले पढ़ लेते उसके बाद समझा देते हैं। जब 3 हुए तब वह 2 की बातें कोसों दूर हो गई। कहा भी है कि 6 कानों में परी बात खुल जाती है। दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब समझाते हैं। देखिए कहता है एडिसन महोदय बोल रहे हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। ठीक है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य हुआ जब 2 आदमी आमने सामने बैठते हैं तो वह अपने दिल की बात एक दूसरे के सामने प्रकट कर पाते हैं, है ना, रख पाते हैं। जब 3 हो गए तो जो 2 लोग बात कर रहे थे वह बातें कोसों दूर चली जाएंगी, है ना। और कहा भी गया है कि जहाँ कोई 6 व्यक्तियों के कानों में बात गई, जैसे मान लीजिए हम बताते हैं जब 6 लोगों के कानों में बात जाती है तो वह बात पचता नहीं है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से बात को फैल जाता है।
यानी खुल जाती है बात। अब मान लो कुछ 6 लोगों में आपस में बातचीत कर रहा था, ये ऐसे पता थोड़ी चलेगा कि कौन किसका कब किसको क्या बोल देगा। ये होता है 6 लोगों को आप कोई भी बात बता देंगे तो कहीं ना कहीं वह 6 लोग कहीं जहाँ भी जाएंगे तो जो आप बात कर रहे थे वह उन बातों को चर्चा में जरूर ला देंगे। ठीक है, तो आगे देखेंगे। और कहते हैं कि दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। जब तीसरे आदमी जब आएंगे, अगर वह बातचीत करने जो 2 लोग बातचीत कर रहे होते हैं और में इसमें तीसरे लोग आ जाते हैं, तो जो 2 लोग बात कर रहे थे उनका बात निरस्त हो जाएगा, और तीसरा आदमी आ जाए तो वो 2 आदमी को मूर्ख समझने लग जाते हैं, है ना, अज्ञानी समझने लग जाते हैं। जैसे आगे देखिए कहता है जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन आसपास साट के रखे जाएं तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है। जैसे मान लीजिए 2, कहता है इसमें कि जैसे गर्म दूध है और ठंडे पानी के 2 बर्तन, जैसे मान लीजिए एक ठंडा पानी का बर्तन, एक गर्म पानी का बर्तन है, ठीक है, 2 ठीक है, तो एक दूसरे का असर जैसे दोनों सटा के रखेंगे तो दूसरे का असर एक दूसरे में तो पड़ ही जाएगा। तो यही समझाता है। कहता है अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म, वैसे ही कहने का सेंस फिर से मैं समझा देता हूँ। जैसे 2 गिलास में ठंडा पानी रखा हुआ है और 2 गिलास में गर्म दूध रखा हुआ है, दोनों सटा के रखेंगे तो क्या होगा, ठंडा पानी क्या होगा, कहता है ठंडा पानी क्या होगा, गर्म दूध में सटेगा तो दूध गर्म हो जाएगा और पानी भी ठंडा हो जाएगा। तो वही उल्टा कर रहा है। ठीक है, कहता है अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म, वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं, तब बोलने को कौन कहे, एक के शरीर की विद्युत पर दूसरे में प्रवेश करने लग जाती है। ठीक है, तो यह कहता है जब पास बैठने की का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन ना स्वीकार करेगा। कहने का सेंस यह है, देखिए जब 2 व्यक्ति एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं तो एक का बात दूसरे व्यक्ति के पास जब बातचीत नहीं करता हो तब वो जान जाता है कि ये क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है ना। तो वही बात यहाँ भी बोल रहे हैं। ठीक है, अगला कहता है रस्तु अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। अस्तु है, अस्तु अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए, मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है, तीनों चित्त मानो 3 कोण है और 3 की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की तरह 3 रेखाएं हैं। गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होती ही है। जो बातचीत 3 में की गई वह मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती है। उपरांत जब 4 आदमी हुए तब बेतकल्लुफी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता, खुल के बातें न होंगी, जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में शनि हुई होगी। 4 से अधिक की बातचीत तो केवल रमावल कहलाएगी, उसे हम संलाप नहीं कह सकते। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। 2 बुढ़ों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है ना। कोई बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ, है ना। चलिए पहले पढ़ लेते, सुबह सुना देते हैं। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों बीत जाने पर भी अंत न होगा। कहता है जब 2 बूढ़े बातचीत अगर 2 बूढ़े की बातचीत प्राय जमाने की शिकायत पर हुआ करती, जब 2 बूढ़े व्यक्ति आसपास में बैठ गए तो वो अपने जमाने की बातें करेंगे, है ना। तो अपने जमाने की बातें करेंगे, उनका शिकायत भी करेंगे, मेरे ज़माने में ये था, ये नहीं था, है ना, मेरे ज़माने में ये हुआ करता था, आज ये नहीं है, वो है, ये नहीं है, ऐसे होता है।
वो अपने ज़माने की बात करेंगे, है ना। आदम समय की बातें करेंगे, दास्तान शुरू कर देंगे, जिसमें 4 सच होगी तो 10 झूठ भी होंगी, है ना। तो कहता है एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहाड़ों बीत जाने पर भी अंत ना होगा। जब वह बोलने लग जाएंगे तो आप जो नए युवा पीढ़ी के लोग हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं, वह जो भी बूढ़े बातचीत करेंगे उनको उनकी बातें अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि वह अपने ज़माने की बात कर रहे हैं, है ना। कहता है प्रायः अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीप पर नशा करेंगे। अपनी लियाकत के नशे में चूर हम चुनी निगरे दोस्त नेस्त अक्खर पन की चर्चा करेंगे। दो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है, इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसों की रस सनी बात सुनने को कभी भाग्य धरा है। दो बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली ही हुई तो अपनी बहुओं या बेटों का गिला शिकवा होगा। कहता जब इसमें लिखा हुआ है जब दो बुढ़िया, इसमें लिखा है बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटियों का होता है। जैसे समझ जाएगा, अपनी बहुओं या बेटों का गिला शिकवा करेगा। कोई मान लीजिए बातचीत जब अपने आस पड़ोस में जाते हैं कोई महिला, तो वो अपनी पुतहू, है ना, अपने देहाती भाषा में अपनी बहू की बेटों की कोई बोलेंगे मेरा बेटा बहुत मेहनत करता है, तो मेरा बहू बहुत मेरी सेवा करती है। तो कोई बोलेंगे मेरी बहू सेवा मेरी नहीं करती है। कोई बोलेंगे मेरी बहुत सेवा करती है, तुरंत पानी देती है, खाना देती है, बहुत मानदान करती है, देख रेख करती है ना। तो कोई लोग शिकायत करेंगे कि मेरी बहू मुझे ज़्यादा नहीं मानती है, सुनती नहीं है, दो बात बोल देती है, मेरा बेटा भी मेरा नहीं सुनता है। कोई बोलेंगे मेरा बेटा बहुत मानदान करता है, मेरी हर एक ज़रूरत को पूरा कर देता है। तो यही एक गिला शिकवा होता है ना। या वे बिरादराने का कोई ऐसा रम रसरा छेड़ बैठेंगे कि बात करते करते अंत में खोड़े दांत निकाल लड़ने भी लग जाती हैं। लड़ने कैसे लग जाती हैं? जब दो आस पड़ोस, जब मान लीजिए आस पड़ोस में जब महिलाएं आपस में बैठ जाती हैं तो अपने घर की बात हर एक महिलाएं अपने घर की बात दूसरी महिलाओं के साथ शेयर करती हैं। मेरे घर में ये है, मेरे घर में वो है, मेरे घर में वॉशिंग मशीन है, मेरे घर में फ्रिज है। दूसरी महिला बोलेंगी मेरे घर में वॉशिंग मशीन है, मेरे घर में टीवी है, तुम्हारे घर में टीवी नहीं है, तुम्हारे घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, तुम्हारे घर में फ्रिज नहीं है। यही होता है, बात बात में लड़ने भी लग जाती हैं, यही होता है ना। तो आगे देखते हैं। आगे कहता है लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। कहता लड़का का बात कर रहा है, खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वो कोई सलाह गांठेंगे जिसके अपनी शैतानी जाहिर करने का मौका मिल जाए। कहता अगला कहता है स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के अवगुण का कथन होता है। मान लीजिए स्कूल के लड़कों की जो बातचीत होता है या अपने दोस्तों अपने सहपाठियों के कोई गुण के बारे में चर्चा करेगा, कोई अवगुण के बारे में चर्चा करेगा। मान लो कोई लड़का है स्कूल में पढ़ता है, वह अपने दोस्त के बारे में बोलेगा मेरा दोस्त बहुत तेज है, वह हमेशा क्लास में टॉपर रहता है ना, मेरा मदद भी कर देता है, मुझे टेस्ट में परीक्षा में बता भी देता है। और किसी के बारे में बोलेगा मेरा एक सहपाठी है बहुत कमज़ोर है, उसे पढ़ने नहीं आता है, बहुत सारा चिढ़ाने की बातें करता है। तो यही होता है स्कूल के लड़कों का, है ना, बातचीत। तक पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी
अपने सामने दूसरे को कुछ न गिनेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। कोई मान लीजिए पढ़ने में सुस्त है, बहुत है, तो उसे दबी बिल्ली यानी कि उसको दबा के रखने का काम करता है ना। कोई मानने कहने का तात्पर्य है। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में हैं। काज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों में प्रेम आलाप इत्यादि हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बतकही होती है। मैं अशिक्षित लोगों के बारे में आपको बताता हूँ। जब अशिक्षित लोग जब बातचीत करें, तो आप अगर अशिक्षित हैं तो उनकी बातों को सुन लें और उन्हें कुछ भी ना कहें, क्योंकि अगर आप कुछ भी उन्हें बोलेंगे तो आपकी बातें उन्हें चुभने लग जाएंगे और वह अपनी बातों को मान्यता देने लग जाएंगे। तो इसलिए आप अशिक्षित लोगों से ज़्यादा ना ही उलझे तो बेहतर होगा, क्योंकि अशिक्षित लोगों में बतकही ज़्यादा होती है। वो अपने बातों को प्राथमिकता देंगे, आपकी बातों को प्राथमिकता नहीं देंगे। ठीक है। लड़की लड़के वालों की ओर से एक आदमी बिचवई होकर दोनों में विवाह संबंध की बातचीत करते हैं। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की अमुक के साथ विवाह पक्का हो गया है और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग है। बिचवई का मतलब क्या होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे। आगे चलिए। आगे कह रहा है, यूरोप के लोगों से में बातचीत करने का हुनर है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों ऐसे नहीं पाते। इसकी पूर्ण सभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। सुहृद गोष्ठी इसी का नाम है। सुहृद गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट न हो, वरन क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरकते हुए चतुर रसायनी अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में, जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, कभी आवेगा ही नहीं। मूर्ख और बटीर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनकी नीरस काव में सरस संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है, वरन कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से बाद में प्राप्त करने का संघर्ष और रसाभास की सामग्री वहाँ बहुत आयात के साथ आपको मिलेगी। घंटे भर तक काम करते रहेंगे तो कुछ ना होगा। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिल्ली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए, उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक कि बढ़े कि हजारों मनुष्यों की उनसे जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सार गर्भित होती होगी, अनुभव और दूरंदेशी से खाली न होगी। 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुना चढ़ी बढ़ी है। कहता है 25 वर्ष के ऊपर वाले जो भी व्यक्ति होते हैं, उनमें बातचीत करने की शैलियाँ आ जाती हैं, उनमें अनुभव आ जाती हैं और वह अपने जीवन के बारे में उनमें आ जाती है और वह समझने लगते हैं, है ना। वह गंभीर रूप से सोचने लग जाते हैं, है ना। कोई भी बात है सोच समझ कर ही जवाब देते हैं। उनमें अनुभव आ जाता है, मैच्योरिटी आ जाता है। और इन्हीं के साथ कहता है कि 25 वर्ष से नीचे के लोग होते हैं, उनमें अनुभव की कमियां रहती हैं। उनमें अनुभव की, उनमें गौरव नहीं पाया जाता है। लेकिन कहता है उसमें एक प्रकार का दिल बहलाव और ताजगी रहती है, जिससे
उसकी मिठास जो है 10 गुनी बढ़ी चढ़ी रहती है ना। यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है, जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए, जो किसी तरह संभव नहीं है और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे की कृतार्थ करे। पर यह सब तो दुनियादारी है, इसमें कभी कभी रस आभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई न हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई। अगर हम ही उनके यहाँ गए होते तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है, और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सकें कि अपने आप याद कर लिया करें। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है, और जो एक ऐसा चमनिस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं, ऐसे चमनिस्तान की सैर में क्या कम दिल बहलाव है मित्रों का प्रेमालाप। इसकी 16वीं कला तक भी न पहुंच सका। इसी शहर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं, वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहो भाग्य, एक वाक शक्ति मात्र के दबन से न जाने कितनी प्रकार का दमन हो गया। हमारी जिहा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोध आदि बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने बस में कर डाला। इसीलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है, शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एक मात्र सोपान है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जाना बातचीत निबंध शीर्षक संपूर्ण हिंदी का बातचीत संपूर्ण हिंदी का अर्थ आज की क्लास में हम लोगों ने जान लिया। और आपको इस क्लास के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रेया ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, और आप वहां जाकर टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यह क्लास आपको अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देंगे यह क्लास आपको कैसा लगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कहाँ कमी रह गई, वहाँ हम सुधार कर सकें। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुँच सके और उनको भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ लाभ हो सके। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।